हेलो बच्चों, गुड इवनिंग। आज हम लोग क्लास 12 का एक बायोलॉजी का चैप्टर है, चैप्टर नंबर 5, और आज हम उसको स्टडी करेंगे। ठीक है, सबसे पहले हम बात करते हैं, वहां तक हम लोग पढ़ लिए थे। आपका गुणसूत्र पढ़ लिए थे, जीन पढ़ लिए थे, लोकस पढ़ लिए थे, युग्म विकल्पी पढ़ लिए थे। और आज हम लोग पढ़ेंगे, यानी कि आज का टॉपिक हमारा है अगुणित कोशिका। ठीक है, देखो अगुणित कोशिका, ध्यान देना। ठीक है, ये आज का टॉपिक हमारा है, इसको बोलते हैं क्या, हैप्लॉइड सेल। ठीक है, क्या बोलते हैं, हैप्लॉइड सेल बोलते हैं। चलिए ध्यान दीजिएगा, ये टॉपिक हो गया। अगुणित कोशिका है, हैप्लॉइड सेल हम लोग इसको बोलते हैं। अंग्रेजी में कहते क्या है, पहले इसको देखते हैं, ध्यान देना। ये अगुणित कोशिका क्या है, सबसे पहला पॉइंट इसमें लिखेंगे हम लोग कि इसे स्मॉल एन से दर्शाते हैं। ठीक है, सबसे पहले इसे स्मॉल एन से दर्शाते हैं। तो अगुणित कोशिका का लिख सकते हैं कि एक जोड़ी गुणसूत्र को ही क्या कहा जाता है, एक जोड़ी गुणसूत्र को कहते हैं अगुणित। ठीक है, यानी कि अगर हम बात करते हैं, इसे किससे इंडिकेट करते हैं, स्मॉल एन से। ठीक है, यानी कि इसे हम स्मॉल एन से क्या करते हैं, इंडिकेट करते हैं। और अगर हम इसकी परिभाषा की बात करते हैं, ध्यान देना, अगर हम परिभाषा की बात करें, एक्चुअली में अगुणित कोशिका है क्या, तो लिखेंगे क्या, गुणसूत्र के एक सेट को, ठीक है, एक सेट को, ध्यान देना, गुणसूत्र के एक सेट को अगुणित कोशिका कहा जाता है। अगुणित कोशिका कहा जाता है, ध्यान दीजिएगा। गुणसूत्र के एक सेट को क्या कहते हैं, अगुणित कोशिका कहा जाता है। ठीक है, यानी कि एक सेट अब है क्या, उसको देख लेते हैं, कहा जाता है। ठीक है, अब ध्यान दीजिएगा कि अब ये एक गुणसूत्र है क्या। ठीक है, ध्यान देना थोड़ा सा। चलो यहां पर हम एक गुणसूत्र को डायग्राम बनाते हैं। ठीक है, यानी कि ऐसे अगर हो जाए, चलो ये देखो ध्यान से कि अगर इस प्रकार से एक गुणसूत्र रहे तो इसी के एक सेट को, अभी कितना सेट है, एक सेट है, तो गुणसूत्र के एक सेट को क्या कहा जाता है, अगुणित कोशिका कहा जाता है। ठीक है, तो ये चीज है, या इसको ऐसे भी समझ सकते हैं अगर हम बात करें तो, ध्यान देना दम, इसको आप ऐसे भी समझ सकते हो। ठीक है, जैसे मान लीजिए इसमें हम 2 डीएनए बना दिए। ठीक है, यानी कि अगर हम 2 डीएनए की बात करें पार्टिकुलरली, तो 2 डीएनए मिलकर एक गुणसूत्र का निर्माण करते हैं, सबको पता है। ठीक है, तो इस तरह से आपका यह है, ध्यान देना, तो एक ये भी है और एक ये भी है, यानी कि एक ही गुणसूत्र के 2 डीएनए को लिया गया है। या एक और भाषा में इसको लिख सकते हैं कि जीन के एक सेट को, जीन के एक सेट को क्या कहा जाता है, अगुणित कोशिका कहा जाता है। अगर मान लीजिए इसमें जीन है, ठीक है, अगर इसमें जीन है मान लो, ठीक, देखते हैं, अगर ऐसे हो, ध्यान देना, अगर इस प्रकार से हो, क्योंकि आपको पता है कि डीएनए पर ही जीन होते हैं, तो अगर इसमें ऐसे ऐसे हो, ठीक है, इस प्रकार से, तो हम लिख सकते हैं कि
जीन के एक सेट को ही क्या कहा जाता है, अगुणित कोशिका कहा जाता है। तो इस तरह से 3 डायग्राम से आप समझ सकते हैं। पहला है गुणसूत्र के एक सेट को क्या बोलते हैं, अगुणित कोशिका कहते हैं, ठीक है। दूसरा, या इसको हम अलग अलग कर दिए हैं, तो एक ही गुणसूत्र के 2 समान डीएनए के सेट को ही क्या कहा जाता है, अगुणित कोशिका कहा जाता है। या जीन के एक सेट को क्या कहते हैं हम लोग, अगुणित कोशिका कहते हैं, ठीक है। तो ये आपका एक पार्टिकुलर परिभाषा हो गया इसका। उसके बाद इसमें खास बात देखिएगा, ध्यान दीजिएगा। अगर हम बात करते हैं कि गुणसूत्र, अगर हम अगुणित कोशिका की बात करते हैं, तो अगुणित कोशिका में हमेशा समसूत्री कोशिका विभाजन होता है, ठीक है। ध्यान देना क्या होता है कि अगुणित कोशिका में, ठीक है, अगुणित कोशिका में हमेशा, अगुणित कोशिका में हमेशा किसका होता है, समसूत्री, हमेशा समसूत्री, ध्यान देना, समसूत्री कोशिका विभाजन होता है, ठीक है। यानी कि जहां भी अगर अगुणित कोशिका आता है तो वहां पर कौन सी कोशिका विभाजन होगा, तो समसूत्री कोशिका विभाजन वहां पर होता है, जिसको हम माइटोसिस बोलते हैं, ठीक है। कौन सी कोशिका विभाजन, तो समसूत्री, ठीक है, ध्यान देना। तो इस तरह से ये आपका एक पॉइंट बनता है हमारा अगुणित कोशिका का, कि हमेशा अगुणित कोशिका में समसूत्री कोशिका विभाजन ही होता है, जिसको अंग्रेजी में हम क्या बोलते हैं, माइटोसिस सेल डिवीजन, ठीक है। क्या बोलते हैं, माइटोसिस सेल डिवीजन। तो ये इस तरह का बाबू आपका है कि हमेशा याद रखना कि जहां एन आया, जैसे मान लो, सपोज करो, देखो, अगर मान लेते हैं, ठीक है, अगर मान लेते हैं कि ये एक कोशिका है, चलो मान लेते हैं क्या है, एक तरह की कोशिका है, ठीक है। तो ये कोशिका है, जब इसमें हम विभाजन कराते हैं, ठीक है, इसमें हम क्या कराते हैं, विभाजन कराते हैं, ध्यान देना, इसको ऐसे लिखते थोड़ा सा, ठीक। तो अगर हम मान लो इस कोशिका में विभाजन कराते हैं, तो यही कोशिका 2 कोशिकाओं में बट जाती है, और वहां पर क्या होता है हमारा, समसूत्री। समसूत्री का मतलब होता है क्या, कि अपने ही जैसे कोशिकाओं का निर्माण करना। तो ये जो 2 हमारा बना वो नया कोशिका था, ठीक है, नया सेल था। तो समसूत्री में हमेशा अपने ही जैसे कोशिकाओं का निर्माण होता है। तो इस तरह से ये हो गया हमारा एक तरह का अगुणित कोशिका। इससे एक भी प्रश्न आ पाए तो मत छोड़े, जैसे में ध्यान दीजिएगा। अगर हम बात करते हैं थोड़ा सा जनन से लेकर, तो नर युग्मक की बात करें या मादा युग्मक की बात करें, ठीक है, नर युग्मक हो या मादा युग्मक हो, ये दोनों के दोनों जो होते हैं कैसे होते हैं, अगुणित होते हैं, ठीक है। यानी कि अगर हम प्रॉपरली बात करते हैं, शुक्राणु की बात करते हैं, अंडाणु की, ये सारे के सारे क्या होते हैं, अगुणित होते हैं। तो जैसा ये कोशिका रहेगा, जैसे मान लीजिए कि अगर ये कोशिका है, मान लीजिए कोशिका है, और इसमें हम माइटोसिस सेल डिवीजन कराते हैं, तो ये अपने ही जैसे कोशिकाओं का निर्माण करती चली जाएगी, ठीक है। तो इस तरह से हम बात करते हैं अगुणित कोशिका का, ठीक है। तो ध्यान देने वाली बात है कि अगुणित कोशिका में हमेशा क्या होता है, समसूत्री कोशिका विभाजन होती है। इस हिसाब से अगर हम बात करते हैं शुक्राणु और अंडाणु, यानी कि नर युग्मक और मादा युग्मक में भी हमेशा कौन सी कोशिका विभाजन होगी, समसूत्री कोशिका विभाजन होती है, ठीक है। यानी कि इसमें भी होती है क्या, समसूत्री कोशिका विभाजन। तो बोले यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम? तो ये था हमारा एक टॉपिक, क्या, अगुणित कोशिका का, क्या था, अगुणित कोशिका का, ठीक। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं, और नेक्स्ट टॉपिक हमारा आने वाला है द्विगुणित कोशिका। क्या आने वाला है बाबू, द्विगुणित कोशिका, यानी कि जिसको हम क्या बोलेंगे, डिप्लॉयड सेल, ठीक है। इसको हम बोलते हैं क्या, द्विगुणित कोशिका, ठीक है, यानी कि डिप्लॉयड सेल, बस जस्ट उसका अपोजिट हो जाएगा, ठीक है। वहां पर एक सेट था, यहां पर 2 सेट हो जाएंगे। द्विगुणित कोशिका, जिसको हम क्या बोलते हैं, डिप्लॉयड सेल, ठीक है, क्या बोलते हैं, डिप्लॉयड सेल बोलते हैं। चलिए अब इसको समझते हैं पहले बढ़िया से, ठीक है, इसको पहले समझते हैं डायग्राम के साथ, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। जैसे मान लीजिए यहां पर एक है, ठीक, एक डायग्राम यहां बनाते हैं हम लोग,
चलिए 1 मिनट, चलो ठीक है, ध्यान देना, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो अगर हम यहां पर बनाते ऐसे, यहां पर दो अलग अलग गुणसूत्र बनाएंगे। ठीक है, ध्यान देना, यहां पर दो अलग अलग गुणसूत्र का निर्माण करेंगे हम लोग। ठीक है, और दोनों गुणसूत्र डिफरेंट होंगे, एक जैसे नहीं होंगे। ठीक है, दोनों का दोनों गुणसूत्र जो होगा हमारा वो डिफरेंट होगा, एक जैसा वो गुणसूत्र हमारे नहीं होंगे। इस तरह से बाबू इसमें ये मान लो एक गुणसूत्र, इसको मान के चलो। ठीक है, किसको, इसको हम एक, ये हमारा सेंट्रोमियर हो गया, एक गुणसूत्र इसको हम मान के चलते हैं। ठीक है, ध्यान देना, जैसे एक और बना लेते हैं। ठीक है, एक और हम डायग्राम गुणसूत्र का बना लेते हैं, उसके बाद हम चर्चाएं करेंगे आगे। ठीक, चलो उसके बाद ये हो गया, मान लीजिए। ठीक है, मान के चलो, तो इस तरह के अगर हम बातें करते हैं कि ये गुणसूत्र नंबर 1 है और ये गुणसूत्र नंबर 2 है, तो इस तरह से अगर हम दो अलग अलग गुणसूत्रों का सेट बनाते हैं तो वो होता है हमारा क्या, डिप्लॉयड सेल। क्या होता है, डिप्लॉयड सेल। तो लिख सकते हैं यहां पर, देखो ये गुणसूत्र नंबर फर्स्ट हो गया, ये गुणसूत्र नंबर सेकंड हो गया, तो लिखेंगे क्या परिभाषा में हम इसे। ठीक है, इसे परिभाषा में क्या लिख सकते हैं कि गुणसूत्र के दो अलग अलग सेटों को, ठीक है, क्या लिखेंगे, गुणसूत्र के, ध्यान देना, गुणसूत्र के दो अलग अलग सेटों को, दो अलग अलग सेटों को, ठीक है, या युग्मों को बोल सकते हैं, गुणसूत्र के दो अलग अलग सेटों को क्या कहते हैं, द्विगुणित कोशिका कहते हैं। ठीक है, यानी कि गुणसूत्र के दो अलग अलग सेटों को द्विगुणित कोशिका कहा जाता है, द्विगुणित कोशिका कहा जाता है। ध्यान दीजिएगा एकदम। ठीक है, क्या कहते हैं, द्विगुणित कोशिका कहा जाता है। ठीक है, अब आइए समझ में, ध्यान दीजिएगा। ठीक है, तो ये कहता है आपका कि अगर हम दो अलग अलग कोशिकाओं की बात करते हैं, ये आपका कहलाता है क्या, द्विगुणित कोशिका। यानी कि अगर हम बात करते क्या, दो अलग अलग सेटों की, तो कैसे होगा समझते हैं, ध्यान से देखिएगा। जैसे मान लीजिए हम बात करते हैं नर की, ठीक है, किसकी बात करने वाले हैं हम, मान लीजिए नर है। ठीक, इसका सिंबल आपको पता है कि ऐसे नर से, और ये मान लीजिए मादा है, और इसको कैसे, ऐसे। तो इसके जो युग्मक है हमारे हैं, यानी कि जो इसके अंदर युग्मक बना, युग्मक कौन होगा हमारा, यानी कि बात करते हैं हम लोग नर युग्मक की, और यहां से बात करेंगे हम लोग मादा युग्मक की। ठीक है, यानी कि हमने दो युग्मक की बात किया, एक नर युग्मक और दूसरा मादा युग्मक। जैसे हम बात करेंगे इसकी, यानी कि ये हो गया हमारा शुक्राणु और ये हो गया हमारा अंडाणु। तो अगर इनमें से एक गुणसूत्र आता है, ठीक है, एक गुणसूत्र इनका होता है, किनका, यानी कि शुक्राणु का। ठीक है, एक गुणसूत्र किनका है, मान लीजिए शुक्राणु का। ठीक है, चलो मान लेते हैं ना, एक गुणसूत्र किसका मानेंगे हम लोग, शुक्राणु का मानते हैं, और एक गुणसूत्र किसका मानेंगे, अंडाणु का। तो एक चीज ध्यान देना हमेशा, ठीक है, एक गुणसूत्र उसका मान लेंगे, सपोज करना थोड़ा सा। ठीक है, चलो, तो एक गुणसूत्र इसका मान लेते हैं और एक गुणसूत्र इसका मान लेते हैं। ध्यान देना थोड़ा सा कि गुणसूत्र नंबर 1 ये है और गुणसूत्र नंबर 2 ये है। तो अगर नर से युग्मक निकला शुक्राणु और उसका गुणसूत्र नंबर 1, और मादा से निकला मादा युग्मक यानी कि अंडाणु, उसका नंबर 2, तो अब ये बताओ कि गुणसूत्र के दो अलग अलग सेट हो, तो अब ये नर से निकला है और ये किससे, मादा से। ठीक है, ध्यान देना यहाँ पर बात को, कह रहा है, सॉरी, परिभाषा पर ध्यान देना कि गुणसूत्र के दो अलग अलग सेटों को, तो एक सेट निकला कहां से, नर से, और एक सेट किससे, मादा से। तो कहने का मतलब यह है कि इसके दो अलग अलग सेटों को अगर हम बात करते हैं, इसे ही कहा जाता है क्या, द्विगुणित कोशिका। यानी कि एगो एन यहां है और एगो एन यहां पर है, तो दोनों को अलग अलग मिला हमारा, यानी कि दो ये हमारा मिला, एक नर से मिला और दूसरा मादा से मिला। तो लिख सकते हैं क्या कि इसे, ठीक है, इसे किससे सूचित करते हैं, इसे 2n से सूचित करते हैं, किससे, 2n से। ठीक है, 2n से दर्शाते हैं, यानी कि उसको हम n से दर्शाते हैं और इसको किससे दर्शाते हैं, 2n से दर्शाते हैं।
तो ये हमारा पॉइंट भी बनता है, ठीक है। यानी कि अगर हम बात करते हैं किसकी, द्विगुणित कोशिका की, तो द्विगुणित कोशिका को किससे दर्शाते हैं, 2n से दर्शाते हैं। ध्यान देना बात, ठीक है। इस तरह से बाबू ये हमारा है द्विगुणित कोशिका। अब ध्यान देना एक चीज और, ठीक है, एक चीज और ध्यान दीजिएगा आप लोग, ठीक। चलो अगर हम बात करते हैं, ध्यान देना थोड़ा सा, कि इसमें विभाजन की, कोशिका विभाजन की, तो जाहिर सी बात है उसमें क्या हुआ था, समसूत्री। तो यहां क्या होता है, इसमें हमेशा, किसमें, द्विगुणित कोशिका में, इसमें हमेशा कौन सी कोशिका विभाजन होगा, इसमें हमेशा अर्धसूत्री कोशिका विभाजन होता है। कौन सी सूत्री, अर्धसूत्री, यानी कि जिसको हम अंग्रेजी में क्या बोलते हैं, मियोसिस सेल डिवीजन, ठीक है। क्या बोलेंगे, मियोसिस, अर्धसूत्री कोशिका विभाजन। ध्यान देना बाबू, अर्धसूत्री कोशिका विभाजन। बोलो यहां तक कोई दिक्कत। तो इस तरह से ये डिप्लॉयड सेल है, कि डिप्लॉयड सेल का ये हम बना दिए कि गुणसूत्र के दो अलग अलग सेट, ये दोनों अलग अलग सेट हो गए, गुणसूत्र हमारे हो गए, ठीक है। अभी ठीक है, कोई दिक्कत ना है। कुछ बच्चे बोल रहे हैं कि सर इसको थोड़ा सा, पेलिकल आपका प्रोटीन का लेयर होता है जो चारों तरफ से होते हैं, ठीक है, वो अलग चीज है। ये आपका गुणसूत्र जो होता है इस तरह के होते, थोड़ा ध्यान दीजिएगा, उसको हम कर देते हैं, कोई टेंशन नहीं है, ठीक है। चलिए ध्यान से देखिएगा, हम इसको बना देते हैं, 1 मिनट। चलिए अब आपको लग रहा होगा कि ये जो है हमारा गुणसूत्र है, ठीक है, यहां भी हम लोग कर देते हैं। चलिए अब सही, तो ये दो अलग अलग गुणसूत्र हमारे, ठीक है। चलो उसमें भी कर देते हैं हम लोग, ठीक, यहां भी कर देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो इस तरह से बाबू ये जो बना हमारा, ये गुणसूत्र अलग है और वो हमारा क्या हो जाएगा, अलग हो जाएगा। ध्यान देना, ठीक है। तो इस तरह से ये हमारे होते हैं द्विगुणित सूत्र, यानी कि द्विगुणित कोशिका हो गए, दो अलग अलग सेट हो गए, और इसमें हमेशा क्या होता है, अर्धसूत्री कोशिका विभाजन होता है। जैसे ध्यान देना, एक और एग्जांपल, ठीक है, एक और एग्जांपल में देख लो। इससे मान लो जी कोई कोशिका 2n है, मान लेते हैं कोई कोशिका क्या है, 2n है, यानी कि अगर हम बात करते हैं एक तरह की कोशिका की, ध्यान देना, समझना एकदम बारीकी से। तो अगर इसमें हम मियोसिस कराते हैं, ठीक है, तो ये है द्विगुणित, ध्यान देना, क्या है, द्विगुणित कोशिका है। और द्विगुणित में जब हम क्या कराएंगे, मियोसिस कराएंगे, तो द्विगुणित में मियोसिस कराते ही वो क्या बन जाता है, हैप्लॉइड सेल बन जाता है। यानी कि इनको हम क्या बोलेंगे, अगुणित कोशिका। क्या बोलते हैं, अगुणित कोशिका। यानी कि अगर हम किसी भी द्विगुणित कोशिका को अर्धसूत्री कोशिका विभाजन से बांटते हैं तो किस में बदल जाता है, अगुणित कोशिका में बदल जाता है। तो ये टोटली था हमारा क्या, आज का टॉपिक, द्विगुणित और अगुणित, ठीक है। यानी कि ये था हमारा सारा का सारा अगुणित कोशिका, क्या इसमें होता है, किससे दर्शाते हैं, कौन सा विभाजन होता है, सारा चीज आपको बता भी दिए। नर युग्मक मादा युग्मक हमेशा क्या होता है, अगुणित, जिसमें होता है समसूत्री कोशिका विभाजन। उसके बाद ये हमारा हो गया द्विगुणित कोशिका, जिसमें हमारा नाम सबसे पहले आता है किसका, युग्मनज का। तो युग्मनज एक जो कोशिका होती है, ठीक है, युग्मनज जिसको हम क्या बोलते हैं, जाइगोट बोलते हैं, ये कोशिका जो होती है कैसी होती है, द्विगुणित होती है, क्योंकि यहाँ पर युग्मनज में दो अलग अलग गुणसूत्र के सेट पाए जाते हैं। ध्यान देना, ठीक है, युग्मनज में दो अलग अलग गुणसूत्र के सेट पाए जाते हैं, और शुक्राणु और अंडाणु में एक गुणसूत्र के सेट पाए जाते हैं, इसलिए वो होता है अगुणित, और इसमें होता है दो अलग अलग गुणसूत्र, इसके चलते इसको बोलते हैं हम लोग द्विगुणित। बोलिए कोई दिक्कत। इस तरह से हमारा दो टॉपिक अभी क्लियर किए, एक आपका अगुणित और दूसरा आपका द्विगुणित कोशिका, ठीक है। चलिए नेक्स्ट की ओर बढ़ते हम लोग, है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग तीसरा, आज का तीसरा टॉपिक क्या है हमारा बाबू। तो तीसरा की अगर बात करते हैं, ध्यान देना, तीसरे टॉपिक की अगर हम आज बात करते हैं, कि अभी तक हम दो टॉपिक आपको पढ़ाए, तीसरे टॉपिक की अगर बात करते हैं हम लोग, तो उसका नाम है क्या, समयुग्मनज। क्या नाम है, समयुग्मनज। ध्यान देना, समयुग्मनज की अगर हम बात करते हैं बाबू, इसको हम बोलते हैं क्या, होमोजाइगस। क्या बोलेंगे, होमोजाइगस बोलेंगे, ठीक है। यानी कि अगर हम बात करते हैं किसकी, होमोजाइगस, यानी कि समयुग्मनज की। तो सबसे पहले हम इसकी परिभाषा देखेंगे और बाद में बारीक बारीक समझा देंगे आपको कि ये एक्चुअली होता क्या है। ध्यान देना, लेकिन पहले समझ लीजिए, ध्यान दीजिएगा, कि अगर हम बात करते हैं नर की, ठीक है, किसकी बात करेंगे,
नर की। तो ये नर का सिंबल होता है समझने के लिए। पूरे अनुवांशिकी चैप्टर में नर हम लोग बार बार लिखते नहीं है, उसको क्या करते हैं, इंडिकेट कर देते हैं कि दिस इज द मेल, ठीक है। और एक हमारा है क्या, मादा, ठीक है, ध्यान देना, यानी कि एक मेल और दूसरा हमारी फीमेल हो गई, ध्यान देना यहाँ पर। तो अगर हम बात करते हैं इसमें युग्मक की, ठीक है, अगर हम बात किसकी करेंगे, नर युग्मक की बात करेंगे, ध्यान देना, नर युग्मक की। नर युग्मक मीन्स शुक्राणु की बात करते हैं, ठीक है, नर युग्मक मीन्स शुक्राणु की बात करते हैं, यानी कि इनकी जो स्ट्रक्चर है बाबू कुछ इस प्रकार से होती है। ध्यान दीजिएगा, हम स्ट्रक्चर सारा चीज एकदम ड्रॉ करके आपको समझा देंगे, एक भी प्रश्न का आपका आंसर इधर उधर नहीं जाएगा, सारा चीज आपका हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा, ठीक। चलिए एक मिनट, थोड़ा सा गंदा बन गया है, इसको और बढ़िया से बनाते हैं, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। चलो पहले लिख देते हैं, उसके बाद बात करेंगे, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करते हैं मादा में किसकी बात करेंगे, तो मादा युग्मक की बात करेंगे। किसकी, मादा युग्मक की। और मादा युग्मक में हम बात किसकी करने वाले हैं, अंडाणु की। किसकी बाबू, अंडाणु की। ध्यान देना थोड़ा सा, अगर हम इसमें टोटल नंबर ऑफ क्रोमोसोम की बात करते हैं, किसमें, शुक्राणु में, अगर हम शुक्राणु में कुल गुणसूत्र की बात करते हैं, ठीक है, कुल गुणसूत्र की बात करते हैं, तो कुल गुणसूत्र जो होता है कितना होता है, 23 होता है। और इधर अंडाणु में भी कुल गुणसूत्र कितना होता है, 23 होता है। ध्यान देना, यानी कि एक हो गया हमारा शुक्राणु और दूसरा हो गया हमारा अंडाणु। तो दोनों में आपके 23 गुणसूत्र पाए जाते हैं। और हम लोग का टॉपिक क्या है, होमोजाइगस, यानी कि समयुग्मनज, ठीक है। अब ध्यान देना, इसके 23 गुणसूत्र ड्रॉ करते, ध्यान देना कैसे, जैसे मान लीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23, मान लीजिए ये 23 गुणसूत्र इसके हो गए और इसके भी 23 गुणसूत्र हैं। ध्यान दीजिएगा कैसे, ठीक है। अगर हम बात करते हैं इसके भी 23 गुणसूत्र की, यानी कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23, ठीक है। यानी कि देखिए ध्यान से, एक हो गए गुणसूत्र किसके, मादा के, और एक गुणसूत्र किसके हो गए, नर के। अब हम दोनों में, ध्यान देना, दोनों के गुणसूत्र में, किसके, शुक्राणु और अंडाणु के। तो अगर हम शुक्राणु की बात करते हैं बाबू, ध्यान देना, किसकी बात करेंगे हम लोग, शुक्राणु की। तो अगर हम शुक्राणु की बात करते, थोड़ा सा ध्यान देना, ठीक है, इस तरह से इसका डायग्राम होता है, ठीक। चलिए, तो अगर हम बात करेंगे शुक्राणु की, ठीक, तो इस तरह से इसमें आपके डायग्राम होते हैं और आपको पता है इसमें आपका ऐसे ऐसे, और एक और इसमें आ जाएगा, ये माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, और ऊपर में आपके ये न्यूक्लियस और ये एक्रोसोम। तो मान लीजिए शुक्राणु है और यहां से ये माइक्रोट्यूबुल्स, ध्यान देना। तो इस तरह के शुक्राणु होगा और ये हमारे होते हैं क्या, अंडाणु। मान लो यहां बीच में आपका इन हो गया, ये हो गया जोना पेलुसिडा जिसकी अंतःभित्ति होती है, और एक हो गया ऊपर से इस तरह से क्या हमारा, इसे मान लीजिए थोड़ा सा अच्छा बनाते हैं तो अच्छा बनाओ, ठीक है, ताकि बच्चों को समझ में आ जाए, ठीक है। इस तरह से आपका हो जाएगा। ये जो पीला वाला है इसको बोलते हैं कोरोना रेडिएटा। क्या बोलते हैं, कोरोना रेडिएटा। फाइनली हमारा शुक्राणु और अंडाणु बनकर रेडी। इस तरह से ये हमारे शुक्राणु है और वो हमारे अंडाणु है। तो ध्यान देना इस तरह से। अब ध्यान देने वाली बात यह है कि अगर हम इसके 21वें गुणसूत्र की बात करते हैं, किसके 21वें गुणसूत्र, और इधर भी हम बात किसकी करेंगे, 21 गुणसूत्र की, यानी कि ये दोनों गुणसूत्र किस पर है, 21 पर है और 21 पर है। अब ध्यान देना, समझना एकदम बारीकी से, एकदम समझ में आ जाएगा कि ये गुणसूत्र है और जब निषेचन करेंगे तो युग्मनज का निर्माण करेंगे, ठीक है। किसका निर्माण करेंगे, युग्मनज का। किसका बाबू, युग्मनज का। यानी कि जब अंडाणु और शुक्राणु आपस में संलयन करते हैं तो संलयन के दौरान किसका निर्माण करते हैं, युग्मनज का निर्माण करते हैं। ध्यान से समझना एकदम चीज। अगर मान लीजिए यहां से एक जीन निकलता है,
क्या निकला? जीन। और वो जीन जो था वो था स्मॉल टी। क्या था? स्मॉल टी। और एक जीन यहां से भी निकला, ठीक है, एक जीन यहां से भी निकला और वो भी जीन था क्या? स्मॉल टी। ध्यान समझना एकदम, एक जीन निकला नर से। अब किस गुणसूत्र से? 21, यानी कि दोनों का गुणसूत्र नंबर जो था वो समान था, इक्वल था। तो एक जीन 21 से निकला जो कि नर का था, और एक जीन निकला कहां से? मादा से, जो कि 21 से ही निकला है। तो अगर हम बात करते हैं, ध्यान देना, स्मॉल टी दोनों जगह से निकला, तो बोलो दोनों जगहों से जो युग्मनज आया है वो सम है कि विषम है? सर दोनों तो एक ही जैसा है ना। तो अगर ये जो भाई साहब हमारे हैं, अगर ये संलयन करते हैं आपस में, तो संलयन के दौरान स्मॉल टी का एक क्या बन जाएगा भैया? जाइगोट बनेगा। क्या बनेगा? जाइगोट बन जाएगा। बोलो कोई दिक्कत? तो ये सम है। क्या है? सम है। ध्यान देना, क्या है? सम है। तो सम युग्मनज, यानी कि युग्मनज के अंदर क्या है? सम, यानी कि एक जैसे लक्षण पाए गए हैं। इसको हम क्या बोल सकते हैं? बोलो, इसको हम क्या बोल सकते हैं? बौना बोल सकते हैं। बोल सकते हैं ना। इस तरह से जब माता और पिता के एक ही गुणसूत्र से समान लक्षण का आपका पीढ़ी दर पीढ़ी में अगर अग्रसर होता है, जाता है, तो उसे कहते हैं हम लोग का क्या? समयुग्मनज। आप परिभाषा लिख सकते हो ना अपने से, अब तो लिख सकते हो ना कि यदि माता और पिता के, ध्यान देना, अपने से बना लो यार, रटने का कोई सवाल नहीं बनता, ठीक है, अपने से बना लो। यदि माता और पिता के एक ही गुणसूत्र से ध्यान देना एकदम, एक ही गुणसूत्र से समान लक्षण ऐसे लिख लो कि यदि माता पिता के एक ही गुणसूत्र से समान लक्षण अगले पीढ़ी में, ठीक है, अगले पीढ़ी में प्राप्त होते हैं तो उसे क्या बोलते हैं? समयुग्मनज बोलते हैं। क्या बोलते हैं बाबू? समयुग्मनज बोलते हैं। उसे समयुग्मनज कहा जाता है। तो ये मान लो अपनी परिभाषा है, समयुग्मनज बोलते हैं। या अगर ऐसे भी तो हम लिख सकते हैं इसको, ऐसे भी तो लिख सकते हैं कि यदि युग्मनज में समान लक्षण, ठीक है, ऐसे लिखो थोड़ा सा और अच्छा लगेगा। यदि युग्मनज में, ठीक है, माता और पिता से है ना, माता पिता के गुणसूत्र से समान लक्षण प्राप्त हो तो उसे क्या कहेंगे? तो उसे कहेंगे क्या? हम समयुग्मनज कहेंगे। बोलो कोई दिक्कत? तो ये हमारा था एक आपका समयुग्मनज का टॉपिक, ठीक है। आप लोगों को समझ में आया होगा कि समयुग्मनज एक्चुअली में कहते किसे, ठीक है। इस तरह से बाबू होता है समयुग्मनज, यानी कि यदि नर और मादा के युग्मक में जो गुणसूत्र है, उस गुणसूत्र से यदि समान लक्षण प्राप्त हो जाए युग्मनज में, तो उसे कहा जाता है क्या? समयुग्मनज, यानी कि होमोजाइगस। बोलो यहां तक कोई दिक्कत? ठीक है, तो ये आपका पता होना चाहिए। इसका नाम हम लिख देते थोड़ा सा, किसी को अगर नहीं आता तो लिख लीजिएगा आप लोग। इसको बोलते हैं कोरोना रेडिएटा। क्या बोलते हैं बाबू? कोरोना रेडिएटा। दिस इज द आउटर लेयर ऑफ, क्या होगा? ओवम। और ये जो होता है हमारा ग्रीन वाला, इसको बोलते हैं जोना पेल्यूसिडा। क्या बोलते हैं? जोना पेल्यूसिडा, ठीक है। और ये जो अंदर में एक और ग्रीन है, ध्यान देना, ठीक है,
अंदर में एक और आपका ग्रीन तो है एकदम बिल्कुल है, ठीक है। तो इसको बोलते हम लोग क्या, प्लाज्मा झिल्ली। क्या बोलेंगे, प्लाज्मा झिल्ली। बोलो, इतना बात समझ में आया किसी को, ठीक है। यानी कि एक को बोलेंगे प्लाज्मा झिल्ली, एक को बोलेंगे कोरोना रेडिएटा, एक को बोलेंगे जेनुक्लियोसिडा, और ये जो हमारा है वो है हमारा क्या, केंद्रक। बोलो, ये मादा के युग्मक के अंदर है भाई, ठीक है। यानी कि हम बात कर रहे हैं किसकी, ये डायग्राम किसकी है, तो सर जी अंडाणु की डायग्राम है। और ये डायग्राम किसकी है, सर शुक्राणु की। तो ये आपका हो गया हेड, ये हो गया नेक, ये हो गया आपका मिडिल पीस, ठीक है, और ये हो गया हमारा टेल। तो हेड में आपका 2 एक्रोसोम और आपका हो गया क्या, केंद्रक, ठीक है। इसके अंदर एक डॉट मार दो, केंद्रक हो जाएगा, ठीक है। इस तरह से अगर हम बात करते हैं समयुग्मनज की, तो समयुग्मनज में ऐसे भी लिख सकते हो कि युग्मनज में यदि समान लक्षण प्राप्त हो तो उसे कहते हैं हम समयुग्मनज, या ऐसे भी लिख सकते हो यदि माता पिता के एक ही गुणसूत्र से समान लक्षण अगले पीढ़ी में प्राप्त हो तो उसे कहते हैं समयुग्मनज, या यदि युग्मनज में माता पिता के गुणसूत्र से समान लक्षण प्राप्त हो तो उसे कहते हैं क्या बाबू, समयुग्मनज। बोलो, कोई दिक्कत है यहां तक। तो ये था आपका एक नेक्स्ट टॉपिक था हमारा, तीसरा आज का टॉपिक था क्या, समयुग्मनज। क्या था बाबू, समयुग्मनज था ये टॉपिक, ठीक है। इस तरह से यहां से इसको हटा दो ताकि आपको गड़बड़ाना नहीं है। नोट्स आपको बढ़िया से बनाना है ताकि किसी भी तरह का कोई प्रॉब्लम ना हो, ठीक है। बहुत सारे बच्चों को कहना है कि सर कुछ ऐसा लिखिए, ताकि ऐसा हम लोग समझा देते हैं कि कोई चीज तो घबरा जाती है, कौन कौन चीज लिखना है क्या नहीं लिखना है। तो आपको इसमें सारा चीज नोट डाउन करना अपने कॉपी पे, और एग्जाम में एक भी प्रश्न आपको छोड़ के नहीं आना, एकदम बारीकी से सारा चीज समझा रहे हैं ताकि आपको समझ में आ जाए। बोलिए, कोई दिक्कत। तो ये हमारा क्या है बाबू, समयुग्मनज है, कोई दिक्कत। चलिए, तो नेक्स्ट चलते हैं हम लोग विषमयुग्मनज पे। चलो ध्यान देना, यानी कि नेक्स्ट टॉपिक किसका आएगा, विषमयुग्मनज। ध्यान देना एकदम, विषमयुग्मनज, ठीक है। यानी कि जस्ट उसका उल्टा हो जाएगा, ठीक है। इसको हम क्या बोलते हैं, हेट्रोजाइगस बोलते हैं, हेट्रोजाइगस, जाइगस फॉर जाइगोट, ठीक है, हेट्रोजाइगस, ठीक है। वो क्या था, एक मिनट, हाँ ठीक, चलो ये है आपका क्या, हेट्रोजाइगस, यानी कि आज का हमारा चौथा टॉपिक, ठीक है। ये हमारा आज का चौथा टॉपिक है। तो ये हमारा है विषमयुग्मनज। सबसे पहले हम बात करते हैं इसके स्ट्रक्चर की, बनाकर कैसे हम लोग, अब उसमें ध्यान देना, बनाएंगे बढ़िया से, ठीक है। जैसे इसमें हम आपको समझा दिए, अब यहां से आप समझ लीजिएगा, इसमें करना कुछ नहीं है। यहां से मान लो कैपिटल टी, वहां से स्मॉल टी आ गया, तो उसको बोलेंगे क्या, सिंपली हम विषमयुग्मनज बोल देंगे, ठीक। देखते हैं, ध्यान देना, एक सेकेंड, 1 सेकेंड, 1 सेकेंड, 1 सेकेंड, 1 सेकेंड। चलिए, ये हो गया हमारा। तो अगर हम बात करते हैं मेल की, किसकी, मेल की, और एक बात करेंगे हम किसकी, फीमेल की, ठीक है। यानी कि नर और मादा, ठीक है, नर और मादा। इसके सिंबल भी आपको बता चुके हैं, ये बार बार सिंबल लिख रहे हैं बाबू, ध्यान देना, घबराना मत कभी, सिंबल को भूल मत जाना, इसीलिए बार बार लिख रहे हैं आपके सिंबल को, ठीक है। और ये हमारा है, इसमें हम आपको ऐसे पार्टिकुलर कर देते हैं और अच्छे से समझ में आता है। चलिए, ये हो गया नर और ये हमारा हो गया सिंपली मादा, ठीक। अगर हम इसमें बात करते हैं युग्मक की, किसके युग्मक की बात करेंगे हम, तो हम इसमें बात करेंगे नर युग्मक की। किसमें, नर युग्मक, मतलब स्पर्म की बात करने वाले हैं, यानी कि स्पर्म मतलब शुक्राणु, और इधर बात करने वाले हैं किसके, मादा युग्मक की, ठीक है। किसकी बात करेंगे, मादा युग्मक की, यानी कि हम बात करने वाले हैं किसके, ओभा के, या ओभम कभी कभी लिख सकते हैं। अब इसमें टोटल नंबर ऑफ क्रोमोसोम कितना होता है ये बताइए, कुल गुणसूत्र इसमें कितना होगा, तो 23 हो जाएगा। यानी कि ये जो होते हैं क्या है, हमारे गुणसूत्र नंबर है, ठीक है। और इसमें भी कितना गुणसूत्र होगा बाबू, 23 होगा सर, सिंपल बात है। चलिए, तो ये हो गए 23 गुणसूत्र। अब ध्यान देना, ध्यान देना, इसके 21वें गुणसूत्र पर और इसके भी मान लो 16वां लेते हैं, छोड़े
चलो 16 गुणसूत्र, यानी कि 16वां गुणसूत्र की हम बात करते हैं। कौन से गुणसूत्र? 16वें गुणसूत्र। और इसके 18वें गुणसूत्र की बात करते हैं। ठीक है, किसकी गुणसूत्र की बात करेंगे? 18वें गुणसूत्र की बात करेंगे सर। चलिए, यानी कि अगर हम नर के नर युग्मक की बात करते हैं, नर युग्मक मतलब स्पर्म यानी कि शुक्राणु, मादा से मादा युग्मक यानी कि ओवा, और उसमें हम बात करते हैं टोटल गुणसूत्र 23, इसमें भी 23, और इसमें से नर के 16वें गुणसूत्र और यहां पर है मादा के 18वें गुणसूत्र। ध्यान देना, यहां से नर के 16वें गुणसूत्र में जो जीन था, क्या था? जीन था। अब जीन में क्या होता है भैया? सर जी, जीन में लक्षण होते हैं, और वो लक्षण कैसा था? मान लीजिए कैपिटल टी था। कैसा था? कैपिटल टी था। और यहां से भी, यहां के भी जीन में, यानी कि गुणसूत्र में क्या है भैया? डीएनए। डीएनए के अंदर कौन है? जीन है, सिंपल बात। और जीन में क्या होते हैं? सिंपली लक्षण ही तो होते हैं। और यहां से जो निकला लक्षण, सॉरी ये 1 मिनट बाबू, 1 मिनट, ठीक है, यानी कि वो जो लक्षण मिला हमको, वो मिला कैपिटल टी नर से, और मादा से मिला हमको स्मॉल टी। चलो यहां तक कोई दिक्कत? अगर ये दोनों, ध्यान देना, ठीक, ये दोनों क्या करते हैं? संलयन करते हैं। संलयन करके एक कोशिका बनाते हैं, जिसको हम क्या बोलते हैं? युग्मनज बोलते हैं। क्या बोलते हैं बाबू? युग्मनज। और इस युग्मनज में किस प्रकार के लक्षण थे? एक था कैपिटल टी और एक था स्मॉल टी। तो इस लक्षण को हम बोलते हैं, कहा है, ये जो हुआ हमारा किस प्रकार का? अपूर्ण लंबा होता है। कैसा होता है? अपूर्ण लंबा हो गया। तब ये बताओ, ये माता और ये क्या, इससे क्या बनेगा? ये हमारे संतान की है ना पीढ़ी, ठीक है, ये हो गया हमारा, ये टोटली हमारा क्या हो गया? F1 पीढ़ी हुआ ना जी, ये F1, और ये क्या हो जाएगा? F2। लिख सकते हैं ना, F2। चलो मान लेते हैं F1 मतलब फर्स्ट फिलियल जनरेशन और F2 मतलब सेकंड फिलियल जनरेशन। तो ये यहां से निकला। देखो फिर से समझते हैं, विषम युग्मनज। विषम का मतलब क्या होता है? अलग अलग। युग्मनज यानी कि युग्मनज, ठीक है, ध्यान देना। तो अगर हम मेल की बात करते हैं, फिर फीमेल की, तो मेल में किसकी बात करेंगे? नर युग्मक की। और फीमेल में किसकी बात करेंगे? मादा युग्मक की। तो नर युग्मक में किसकी? स्पर्म की। और मादा युग्मक में ओवा की। और इसमें टोटल गुणसूत्र 23, वहां भी टोटल गुणसूत्र 23। अब इनके 23 गुणसूत्र के 16वें नंबर गुणसूत्र की बात करते हैं, और इनके 23 गुणसूत्र के 18वें नंबर गुणसूत्र की बात करते हैं हम लोग। तो यहां से जीन निकला। अब गुणसूत्र में क्या होता है? डीएनए। डीएनए के अंदर जीन, और जीन के अंदर लक्षण। हमें बना देगा आपको। तो 16वें में जीन, जीन में लक्षण। कैसा लक्षण था? कैपिटल टी। और इनके 18वें में से कैसा लक्षण निकला? स्मॉल टी। तो जो बच्चे के युग्मनज, यानी कि जो युग्मनज बना हमारा फाइनली, उसमें कैसा अलग अलग लक्षण है कि नहीं है? एक कैपिटल टी है, देखो आपका स्मॉल टी है। स्मॉल टी बौने को रिप्रेजेंट करता है, कैपिटल टी लंबे को रिप्रेजेंट करता है। तो इस हिसाब से क्या इसको लंबा बौना बोला जाएगा? नहीं ना, क्या बोले हम इसको? अपूर्ण लंबा। तो इस तरह से हम बाबू लिख सकते, इसकी परिभाषा क्या? ध्यान देना, ध्यान देना एक बात। ये भी हो सकता है कि सर यहां 16 है, तो क्या यहां भी तो 16 हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, 16 भी ले सकते हैं। यानी कि या तो एक समान के गुणसूत्र हो या अलग अलग गुणसूत्र हो, कोई भी हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। वहां भी हो सकता है, ऐसा बात नहीं है, यहां भी हो सकता है। ये कोई जरूरी नहीं है कि हमने 21 लिया, 21 लिया तो फाइनली 21 ही आएगा ना। हो सकता है कि नर का गुणसूत्र 21 हो, मादा का गुणसूत्र 22 हो, ये भी तो हो सकता है। लेकिन हाँ, यहां पर लक्षण जो मिला वो इक्वल मिला, समान मिला, सिमिलर मिला। लेकिन यहां पर जो लक्षण था वो समान हमारा लक्षण नहीं था। तो ये या तो 16 गुणसूत्र से लो या 18 से, कोई दिक्कत नहीं है। हमको लक्षण से मतलब है, हमको आपके कारक से मतलब है, राइट? ध्यान देना, यदि परिभाषा लिखना ना, यदि माता पिता के गुणसूत्र से अलग अलग प्रकार के ठीक है,
अलग 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 प्रकार के लक्षण प्राप्त होते हैं तो उसे विषम युग्मनज कहा जाता है। उसे क्या कहते हैं? विषम युग्मनज कहा जाता है। बोलिए, यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम बाबू? ठीक है, उसे क्या कहते हैं? विषम युग्मनज कहा जाता है। इतना बोलो, कोई दिक्कत है समझ में? इस तरह से आपका है क्या, ये विषम युग्मनज का है। ठीक है, थोड़ा बहुत ज्यादा गर्मी है, चलो उससे कोई बात नहीं है। आप लोग मन से पढ़िए, एकदम सारा नोट्स एकदम कंप्लीट बनाइए, और एक एक लाइन हम एक डाउट क्लियर करते जा रहा है आपका। ठीक है, चलिए ठीक। तो हम लोग थे कहां पर? विषम युग्मनज में। ये इसका कुछ डायग्रामेटिक हो गया जो आपको समझ में आ जाए, या आप किसी को अन्य व्यक्ति को समझा सकते बढ़िया एकदम लाजवाब की तरह। ठीक है, तो यदि माता पिता के गुणसूत्र के अलग अलग प्रकार के लक्षण प्राप्त हो, ठीक है, माता पिता के गुणसूत्र से अलग अलग प्रकार के लक्षण प्राप्त हो, उसे क्या कहते हैं? युग्मनज। यानी कि कौन सा युग्मनज? विषम युग्मनज कहते हैं। सिंपल। एक और परिभाषा देख लेते हैं। ठीक है, क्या है सर? यदि युग्मनज में, ठीक ना, ये बात तो हम कर रहे हैं विषम युग्मनज की है। यदि युग्मनज में, ठीक है, अलग अलग प्रकार के लक्षण प्राप्त हो तो, ठीक है, उसे क्या कहते हैं? विषम युग्मनज कहते हैं। तो ये था हमारा क्या बाबू? विषम युग्मनज का। बोलो, समझ में आया? एकदम बारीकी से समझा रहे, एकदम गधों को भी समझ में आ जाएगा। इस चैनल के माध्यम से हम उन सभी बच्चों को पढ़ाना चाहते हैं जो कि या तो उनके पास या तो उनके पास उतना कैपेसिटी ना हो। बहुत सारे ऐसे बच्चे मिलते हैं जिनको कितना समझा दो समझ में नहीं आता है। तो हमने डिसाइड किया कि ऐसा बहुत सारे बच्चे हैं, बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं एक बार देखते समझ जाते हैं। ठीक है, तो अगर ये वीडियो जो भी देखेगा 100% गारंटी है कि उनको समझ में आएगा ही आएगा। बोलिए, कोई दिक्कत? तो इस वीडियो को देखिए एकदम, ठीक है, ताकि आपका एक भी प्रश्न नहीं इधर से उधर होने वाला है। और दूसरा चीज कि जेनेटिक्स को बायोलॉजी का बैकबोन माना जाता है। जेनेटिक्स थोड़ा सा टफ होता है, थोड़ा सा मानते हैं टफ है, लेकिन इसको हम इतना इजीली बना देते हैं ताकि आपको टफ लगेगा नहीं। आप जेनेटिक्स पढ़ रहे हो, ठीक है, एकदम लगेगा एकदम सर क्या पढ़ रहे सर, तो सब समझ में आ रहा है, सारा चीज समझ में आ रहा है। ठीक, इस तरह से आपका ये है विषम युग्मनज। एकदम बारीकी से हर एक चीज पढ़ो, कोई दिक्कत नहीं होगा तुमको। कोई दिक्कत? ये था हमारा क्या? विषम युग्मनज। बोलिए, कोई दिक्कत? आते हैं नेक्स्ट टॉपिक की ओर, ध्यान दीजिएगा। हम इस जेनेटिक्स में दो बातें और करने वाले हैं, चरित्र और लक्षण की। चरित्र और लक्षण की ध्यान देना। एक बात करने वाले हैं किसकी? चरित्र की। चरित्र मीन्स कैरेक्टर की। यानी कि आज का हमारा क्या है? ये पांचवा बिंदु है, चरित्र, जिसको हम क्या बोलते हैं? कैरेक्टर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कैरेक्टर। ठीक है, यानी कि चरित्र की बात करेंगे सर। क्या होता है चरित्र? ठीक है, यदि माता पिता के लक्षण जैसे मानसिक हो, शारीरिक हो, व्यवहारिक हो, अगर उनके पुत्रों में जाता है, संतानों में जाता है, तो उसी को क्या बोलते हैं? चरित्र कहा जाता है। सिंपल भाषा में, ठीक है, एकदम सिंपल भाषा में है। ठीक है, कैसे? ध्यान दीजिए। यदि माता पिता का लक्षण, माता पिता का लक्षण जैसे ठीक है, यदि माता पिता का लक्षण जैसे आपका क्या हो जाएगा? शारीरिक। ठीक है, शारीरिक, एक मिनट,
शारीरिक, व्यवहारिक, मानसिक। ठीक है, यदि माता पिता का लक्षण जैसे शारीरिक हो, व्यवहारिक हो, मानसिक, उनके संतानों में जाते हैं तो उसे चरित्र कहा जाता है, चरित्र कहा जाता है। अब ध्यान देना, और दूसरा बिंदु, एक और बिंदु बात करते हैं, एक और बिंदु पर। इन सभी लक्षणों का आनुवांशिकी नहीं होती है, यानी ये सभी लक्षण पीढ़ी दर पीढ़ी जाने में ये कोई गारंटी नहीं कि जा सकता है, 100% नहीं, जा भी सकता और नहीं भी जा सकता। ठीक है, तो लिख सकते हैं इन सभी लक्षणों का, ठीक है, इन सभी लक्षणों का आनुवांशिकी होता भी है और नहीं भी। इन सभी लक्षणों का आनुवांशिकी होता भी है, या नहीं भी। ठीक है, यानी कि ये लक्षण एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में जा भी सकते हैं और नहीं भी जा सकते। ये कोई गारंटी नहीं है कि 100% वो लक्षण उनके माता पिता से उनके पुत्र में जाएगा ही जाएगा, कोई गारंटी नहीं है। ठीक है, इसलिए इसे हम क्या बोलेंगे, कैरेक्टर बोलेंगे, चरित्र बोलेंगे। लेकिन अब ध्यान देना, जैसे शारीरिक का मतलब क्या होगा और व्यवहारिक का मतलब क्या होगा और मानसिक का मतलब क्या होगा। ठीक, सपोज करना, यदि मान लीजिए हम शारीरिक को लेते एग्जांपल में, तो अगर मान लीजिए उनके पिताजी, माता पिता, ध्यान देना 1 मिनट। ठीक है, अगर हम शारीरिक की बात करते हैं तो मान लो माता और पिता की बात करते हैं, माता और पिता दोनों की बात कर लेते, कोई किसी के भी आप सेपरेट भी बात कर सकते, कंबाइन भी बात कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। अगर ये मान लो मोटे हैं मान लो, ठीक, तो इनका जो संतान होगा, ठीक है, ये जो संतान होगा, ये मोटा भी हो सकता है और पतला भी हो सकता है। यानी कि ये कोई गारंटी नहीं है कि 100% वो मोटा होगा, कोई गारंटी नहीं है, हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। तो आदमी कहता है कि देखो बापू जी सा मोटा हो गया है ना, तो वो क्या करेगा, लक्षण हो गया, सॉरी कैरेक्टर हो गया, चरित्र हो गया उसका। यानी कि माता पिता यदि मोटे चाहे पतले हो, कोई भी हो, नाटे हो, बौने हो, लंबे हो, तो हो सकता है कि उनका पुत्र में वो लक्षण आ जाए, या ये भी हो सकता है कि उनके पुत्र में वो लक्षण आए ही नहीं। तो ऐसे ही लक्षण की आनुवांशिकी नहीं होती है। आ गया, शारीरिक समझ में आ गया। उसके बाद देखिए व्यवहारिक की बात करते हैं। ठीक है, चलिए अगर हम बात करते हैं व्यवहारिक की, कि सर व्यवहारिक क्या, अगर मान लो किसी के माता पिता का व्यवहार बहुत अच्छा है, ठीक है, यानी अगर हम बात करते हैं माता और पिता की, इनका व्यवहार जो है, व्यवहार अच्छा है, मान लो क्या है, अच्छा है, चलो मान लेते हैं कि इनके माता और पिता का व्यवहार अच्छा है, लेकिन इनके जो संतान है, उनका व्यवहार अच्छा भी हो सकता है और खराब भी हो सकता है। बोलो कोई दिक्कत? यानी कि अगर हम बात करते हैं बाबू कि व्यवहारिक की, तो माता पिता का मान लो व्यवहार अच्छा है या मान लो खराब है, मान लेते हैं, तो उनके संतान का जो व्यवहार है वो अच्छा भी हो सकता है और खराब भी हो सकता है। यानी कि इस चरित्र में ये कोई गारंटी नहीं है कि 100 का 100% लक्षण पीढ़ी दर पीढ़ी जाएगा, कोई गारंटी नहीं है, जा भी सकता है और नहीं भी जा सकता है। अगर हम मानसिक की बात करें तो मान लो माता पिता तेज है, चलो मान लेते हैं माता पिता कैसे है, तेज है, तो क्या उनका जो बच्चा होगा वो कैसा हो सकता है,
तेज भी हो जाएगा या मूर्ख भी हो जाएगा। तो इस तरह से ये 3 बिंदु हमें ये सिखाता है कि सर ये जो है हमारे 3 बिंदु ये दर्शाते, ध्यान देना सबको सर्कल कर देते हैं हम, 3 होगा तीनों, ठीक। ये बिंदु हमें ये सिखाते हैं कि चरित्र जो होता है वो पीढ़ी दर पीढ़ी जा भी सकता है या पीढ़ी दर पीढ़ी नहीं भी जा सकता है। तो इस तरह के लक्षण को हम क्या बोलेंगे बाबू? चरित्र बोलते हैं। क्या बोलते हैं? चरित्र, यानी कि कैरेक्टर। बोलिए, समझ में आ गया? आया दिक्कत? कोई दिक्कत? बोलिए। चलिए बोलिए, कोई दिक्कत? ठीक, इस तरह के लक्षण को क्या बोला जाता है? चरित्र बोला जाता है। बोलो, कोई दिक्कत यहां तक? चलो नेक्स्ट आते हैं, अगला। अगला देख लो, अगला है 6 नंबर। अगला का है 6 नंबर, जिसको हम बोलते क्या है? लक्षण बोलते हैं। और लक्षण मीन्स क्या होता है? ट्रेट्स। ठीक है, लक्षण को अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? ट्रेट्स बोलते हैं। यानी कि अगर बात करते हैं, ध्यान देना, ठीक है, अगर हम बात करते हैं यदि माता पिता का लक्षण जैसे, ठीक है, यदि माता पिता का लक्षण जैसे बालों का रंग, आंखों का रंग, फिर उसके बाद त्वचा का रंग इत्यादि मान लेते हैं, इत्यादि। ठीक है, यदि माता पिता का लक्षण जैसे बालों का रंग, आंखों का रंग, त्वचा का रंग इत्यादि पीढ़ी दर पीढ़ी जाए, उसे लक्षण कहा जाता है। उसे लक्षण कहा जाता है। यानी कि हम कह सकते हैं, क्या एक और बात है कि इन सभी लक्षणों का पीढ़ी दर पीढ़ी अनुवांशिकी होता है। 100% यहां पर है, कह सकते हैं ना बाबू। इन सभी लक्षणों का अनुवांशिकी पीढ़ी दर पीढ़ी, ठीक है, पीढ़ी दर पीढ़ी होता है। ठीक है, यहां पर 100% गारंटी है। चलो मान लेते हैं, एक तरह से 100% गारंटी है, लेकिन इस वाले में 100% गारंटी नहीं है। ठीक है, ये किसमें है? मे बी में हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, लेकिन ये भाई साहब जो है वो 100% है कि ये होगा ही होगा। सिंपल, होगा ही होगा, इसमें नो डाउट, एकदम होगा। ठीक है, यदि माता पिता का लक्षण जैसे बालों का रंग, आंखों का रंग, त्वचा का रंग इत्यादि पीढ़ी दर पीढ़ी जाए, उसे कहा जाता है क्या? लक्षण। क्या कहते हैं? लक्षण कहते हैं। यानी जैसे मान लीजिए माता पिता का जो बाल है घुंघरीला है, बेटे का बाल कैसा होगा? घुंघरीला हो जाए। ठीक है, अगर माता पिता का स्किन का कलर ब्लैक है तो बेटे का कलर ब्लैक। अगर ठीक है, ये यानी कि अगर ये भी बात है कि अगर मान लो कोई कहे कि सर कि किसी के माता पिता मान लीजिए गोरे हैं, उनके बेटे मान लो कि ब्लैक हो गया, सर ये कैसे फिर हो गया? ठीक, तो वो तो डिसऑर्डर है, लेकिन उनके द्वारा अगर जितने भी संतान का उत्पत्ति होगा, उन सभी संतानों में से एक ऐसा संतान होगा जिसके त्वचे का रंग जो होगा वो ब्लैक होगा। ये गारंटी मेरी है। ठीक है, ये गारंटी हम देते हैं कि उनके द्वारा जितने भी संतान, जैसे मान लो कि कोई कहता है एक दो होगा, ऑपरेशन करा लिए, अगर हम जो हमारा बायोलॉजी का था उसमें ध्यान दीजिएगा। ठीक है, कि अगर उनके द्वारा 4 संतान है तो 4 में से एक का जो त्वचा का रंग होगा कैसा होगा? ब्लैक होगा। 4 में से एक का बाल का रंग कैसा होगा? घुंघरीला होगा।
ठीक है, 4 में से एक का आई कलर कैसा होगा, ब्राउन होगा। तो ये लक्षण है हमारे, ठीक है। तो ये कोई जरूरी नहीं है कि सबका जो भी संतान पैदा हुआ सबका सब वही ब्लैक वाला हो ना। हो सकता है कि 3 गोरे हो जाए, एक ब्लैक हो जाए। हो सकता है कि 3 का बाल नॉर्मल हो, 3 के बाल, एक का बालों का जो स्ट्रक्चर वो घुंघरीला हो जाए। हो सकता है कि 3 का आई कलर एकदम नॉर्मल हो, एक का आई कलर ब्राउन हो जाए। तो ऐसे लक्षण को, ऐसे ट्रेट्स को हम क्या बोलते हैं, लक्षण बोलते हैं, जिनकी अनुवांशिकी हो सके, जो पीढ़ी दर पीढ़ी जा सके। लेकिन जो पीढ़ी दर पीढ़ी नहीं जाते हैं उन्हें बोला जाता है चरित्र, यानी कि चरित्र स्वयं बनाया जाता है, ठीक है। चरित्र क्या होते हैं, स्वयं बनाए जाते हैं, तब जाकर आदमी का, यानी कि वो व्यक्ति चरित्रवान होता है। बोलो यहां तक कोई दिक्कत? तो ये थे हमारे कुछ आज के टॉपिक्स, और आज हम लोग आप यहीं तक खत्म करते हैं, और अगले वीडियो में मिलेंगे आपके इसके आगे, ठीक है। बस 2-3 चीज बच गया है, उसके बाद स्टार्ट करेंगे मेंडल का नियम, ठीक है। बोलो यहां तक किसी को कोई परेशानी? ठीक, एक बार स्लाइड को शुरू से कर देते हैं, आप लोग उसको प्रेम से देख लीजिए, ठीक है। चलिए आइए, ये हो गया हमारा अगुणित कोशिका, ठीक है। एकदम बढ़िया से सारा चीज ले लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक। टोटली चीज एकदम इसको स्क्रीनशॉट लेके एकदम कॉपी पे नोट कर लीजिए। ये हमारा हो गया द्विगुणित कोशिका, ये हो गया हमारा समयुग्मनज, ये हो गया विषम युग्मनज, ये हो गया चरित्र, और ये हो गया हमारा लक्षण, ठीक है। इस तरह से बच्चा आप हमेशा ध्यान से इसको पढ़ते रहिए, और जाते जाते एक बात जरूर आपसे शेयर करेंगे कि इस वीडियो को, इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले, लाइक करे, कमेंट करे और शेयर भी करे, ठीक है, ताकि अन्य बच्चों का भी कल्याण हो सके, ठीक। तो मिलते हैं आपसे हैं नेक्स्ट वीडियो में इसके आगे, ठीक है। यहां तक जो भी हम पढ़ाएं आज, वो आपको कैसा लगा कमेंट में जरूर करके बताइए हमको, ठीक। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।